इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। यह कई पार्ट में हो सकता है, तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो जानते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को, पहली डेफिनेशन क्या है वैद्युत विभवांतर, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को और आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब है अनुपात। निष्पत्ति का मतलब क्या है? अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। निष्पत्ति का मतलब देखिए यह अनुपात है। डेफिनेशन, कार्य और वैद्युत आवेश के मान की निष्पत्ति मतलब अनुपात को क्या कह रहे हैं? वैद्युत विभवांतर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वैद्युत विभवांतर कह रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन भी है जो लिखी नहीं लेकिन आप याद कर सकते हैं। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि आवेश कैसा आपको ले लेना है? तो आवेश आपको एकांक ले लेना है, तो हमको अनुपात शब्द छोड़ देना होगा क्योंकि एकांक आवेश यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। एकांक आवेश ले लेंगे। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उससे ही उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन 2-3 बार पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे अवश्य। इसका मात्रक क्या हो सकता है? तो जूल बटे कूलाम यानी कि जूल प्रति कूलाम हो सकता है। दूसरा इसका एक स्टैंडर्ड मात्रक वोल्ट भी है। स्टैंडर्ड मात्रक क्या है? वोल्ट भी है। मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम है या वोल्ट है। अगली डेफिनेशन है वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव क्या होता है? तो यह परिभाषा किताब की है, दूसरी हम फिर बताएंगे। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य यानी कि अनंत से लाना है और कहां लाना? वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाना है। तो जो उस दशा में कार्य होगा, कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि क्या करना है? धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य प्राप्त होगा वो, और धन परीक्षण आवेश का जो मान होगा वो, दोनों के निष्पत्ति या अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन फिर हम वही बना सकते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं जहां तक लाए हैं हम। तो परिभाषा फिर से दोहरा रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उससे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक इसका भी वही है, जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। अब हम इनका विमीय सूत्र पढ़ लेते हैं। तो विमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? m l की घात 2 t की घात -2 और q का विमीय सूत्र होता है a t। इनको हल करेंगे तो m ऐसे ही रहेगा, l ऐसे ही रहेगा और t नीचे से ऊपर जाएगा तो एक घात माइनस की बढ़ाएगा और a नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एक घात माइनस की बनाएगा, क्योंकि नीचे घात कैसी थी? प्लस की थी, ऊपर जाएगा तो घात काहे की हो जाएगी?
माइनस की हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, वैद्युत विभवांतर एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, और एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होगा उसे वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा याद कर लेंगे, दोहरा लेंगे। अगली परिभाषा इनका जो मात्रक है वोल्ट की है। इनका मात्रक क्या है, वोल्ट है, वोल्ट की परिभाषा है। तो वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम हो जाएगा, जूल बटे कूलाम हो जाएगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी कि एक कूलाम आवेश ले लें और वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, और जो कार्य हो वो कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल। ये शर्त है, यानी कि एक कूलाम आवेश लेने पर अगर जो 1 जूल कार्य प्राप्त होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जो कार्य प्राप्त होगा वो 1 जूल होना चाहिए, तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी कि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में चलाएं और कार्य 1 जूल प्राप्त हो तो इस दशा में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अगला डेरिवेशन है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी स्थिति, तो अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति मतलब अक्ष पर ही है। अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, अक्ष पर ही है। चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, चित्र देखिए, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाया गया है। इसकी अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, तो यह दूरी 2l होती है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P बनाना है और यहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। यहां पर क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। फिर से समझेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच दूरी कितनी होती है, 2l होती है। दूरी कितनी होती है, 2l होती है। कितनी दूरी होती है, 2l होती है। तो 2l दूरी है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो वैद्युत विभव की गणना करते हैं। तो वैद्युत विभव गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आवेश -q के कारण यहां वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, आवेश +q के कारण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनमें जो भाषा है उसको देख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों -q +q से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों -q +q से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी कितनी है, तो 2l है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों -q +q से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। यह कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। यह कैपिटल K परावैद्युतांक के चारों ओर माध्यम क्या है, तो कैपिटल K है। इनके चारों ओर माध्यम क्या है, तो कैपिटल K है। यह कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अच्छी स्थिति में R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले दूरी निकालनी होगी। तो पहले AP यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, तो R तो ये थी यहां तक और L और जुड़ जाएगी तो AP में R +L हो जाएगा और BP यानी कि +q से ये R -L हो जाएगा। दूरियां पहले हमने लिख ली, यानी कि +q आवेश से दूरी कितनी है और -q आवेश से दूरी कितनी है। +q आवेश से दूरी कितनी है, -q आवेश से दूरी कितनी है। +q आवेश से दूरी, -q आवेश से दूरी, +q आवेश से दूरी, -q आवेश से दूरी। दोनों दूरियां हमने लिख ली हैं। दोनों दूरियों को आप नोट कर लेंगे। अब हम आवेश
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखेंगे। तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, सूत्र सभी को मालूम होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सूत्र क्या है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है और Q बटे R होता है। ये सूत्र होता है जिसका प्रयोग इसमें करना है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन इसी से होगा। तो आवेश प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू से प्लस क्यू की दूरी कितनी थी, आपको चित्र में दिखाई पड़ा था। तो प्लस क्यू से दूरी कितनी थी, तो प्लस क्यू बिंदु बी पर था, बी से पी की दूरी कितनी है, आर माइनस यल है। तो आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो सूत्र क्या हो जाएगा, V1 यानी कि हमने पहले को 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लेंगे। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के या एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस यल, R माइनस यल। यहां पर चूंकि आवेश प्लस क्यू है तो यहां पर R प्लस रहेगा, आवेश माइनस क्यू रहेगा तो माइनस आ जाएगा। आवेश माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, माइनस हो जाएगा। बाकी वही रहेगा, दूरी में डिफरेंस आएगा, दूरी R प्लस यल थी और आवेश कैसा था, माइनस। क्योंकि ये अदिश राशि है इसीलिए प्लस माइनस सिंबल लेकर हम लोग हल करते हैं। ये अदिश राशि है इसलिए प्लस माइनस सिंबल लेके हम लोग हल करते हैं। तो विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V1 प्लस V2। V1 ये प्लस होगा, ये माइनस लिखा है, ये प्लस होगा, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ये याद रखेंगे। विभव अदिश राशि है, तब बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। इसमें सब प्लस में ही रहेगा, लेकिन माइनस चिन्ह के कारण यहां माइनस, ये यहां जो माइनस था वो यहां लगा दिया। यहां जो माइनस था यानी कि ये V1 वाली वैल्यू रखी हमने है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के या नॉट के, और Q बटे R माइनस, ये किसका था, V1 का वैल्यू था और ये V2 का वैल्यू है। ये माइनस जो यहां पर लगा हुआ था उसको हमने प्लस और माइनस के कारण माइनस कर लिया है। प्लस यहां माइनस था, यहां प्लस था, तो माइनस प्लस यानी यहां माइनस आ जाएगा। फिर से समझेंगे, V1 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू रखी। यहां का जो माइनस चिन्ह था वो यहां पर प्लस के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो जाएगा और ऊपर कॉमन होगा Q। ऊपर कॉमन क्या हो जाएगा, Q। तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया और अंदर बचा इसके पास 1/R माइनस यल बचेगा और माइनस चिन्ह लगा है, इसके पास 1/R प्लस एल बचेगा। ये हमने कॉमन करके लिख लिया, ये हमने कॉमन करके लिख लिया, कॉमन करके लिख लिया। अब आगे देखेंगे अगला स्टेप। तो अगले स्टेप में क्या है, कॉमन ऐसे रहेगा, यहां पर हम लोग इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इन दोनों के क्या हो जाएगा, R माइनस यल R प्लस यल। ये सूत्र होता है R माइनस यल और ब्रैकेट में R प्लस एल। ये A प्लस बी A माइनस बी का सूत्र हो जाएगा। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हमने यही लिखा हुआ, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लिखा है। तो जब इसका इससे बैलेंस करके हल करेंगे तो यहां R प्लस यल आएगा और माइनस यहां R माइनस यल आएगा। यहां क्या आएगा, R माइनस यल, लेकिन माइनस का R हो जाएगा और माइनस से ऑपरेट करेंगे तो प्लस का यल हो जाएगा, यानी कि बाहर माइनस R माइनस यल आएगा तो माइनस का R और माइनस माइनस प्लस का यल हो जाएगा। तो R R कट जाएगा, R R क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान रखेंगे कि कॉमन लिया और हल करेंगे तो ये वाला पद इसमें R और R कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी ये कॉमन वाला स्टेप था और ये 2l यानी कि यल जो बचा था वो 2l हो जाएगा और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब Q इंटू 2l, इनका दोनों का देखेंगे तो Q इंटू 2l कितना होता है, ये P होता है। ये क्या होता है, P होता है। यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो ये आघूर्ण हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, P रख देंगे और नीचे जो स्टेप लिखा था वो इसे लिखा हुआ है। अब यल बहुत छोटी राशि है, यल क्या है, बहुत छोटी। R की तुलना में यल बहुत छोटा है, तो यल नहीं छोड़ना है, यल स्क्वायर को छोड़ देना है, क्योंकि यल स्क्वायर और छोटी राशि हो जाएगी। तो किसको छोड़ देंगे, तो यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो यल स्क्वायर जब छोड़ेंगे तो नीचे क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या बचेगा,
आर स्क्वायर। तो स्टेप को बहुत सावधानी पूर्वक समझ लेंगे कि यल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यल खत्म हो जाएगा, तो केवल आर बचेगा। आर बचेगा तो सूत्र ये लिखा हुआ है। अब यही सूत्र है, लेकिन किताब में शर्त एक और दी रहती कि वायु निर्वात के लिए, यानी कि हमको हमारे चारों तरफ हर जगह वायु है, माध्यम है नहीं, माध्यम है लेकिन माध्यम के रूप में वायु है, तो वायु कहें या निर्वात कहें, उनके लिए के का मान कितना होता है? 1 होता है। के का मान कितना होता है? 1 होता है। तो के का मान 1 हो जाएगा, तो के छोड़ देंगे तो 1/4πε0 और p/r², ये आपका हल हो जाएगा। अच्छी स्थिति और निरच्छी स्थिति के दोनों निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छी स्थिति में तो वैल्यू रहती है, निरच्छी स्थिति में वैल्यू शून्य हो जाती है। निरच्छी स्थिति में वैल्यू शून्य हो जाती है क्योंकि ये दोनों पद एक जैसे आ जाते हैं। निरच्छी स्थिति को हम लोग आगे देखते हैं, निरच्छी स्थिति को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए निरच्छी स्थिति का चित्र आपको दिखाई पड़ने लगा होगा। चित्र देख लेंगे, इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव वही बना है और ये माइनस Q और प्लस Q आवेश है, बीच की दूरी यल ही है, लेकिन इसकी ये निरच्छी स्थिति हो गई। ये कौन सी स्थिति हो गई? निरच्छी स्थिति। तो निरच्छी स्थिति में क्या खास है? निरच्छी स्थिति में क्या खास है? तो निरच्छी स्थिति में केवल स्थिति बदली है, यहां से ये दूरी और ये दूरी दोनों एक ही हो जाएंगी। ये दूरियां क्या हो जाएंगी? एक ही प्रकार की हो जाएंगी। जब दूरियां एक ही प्रकार की हो जाएंगी तो दोनों के मान भी एक ही हो जाएंगे। और जैसे ही हम माइनस के प्लस का प्लस वाला वैल्यू रहेगा, माइनस का माइनस वाला वैल्यू रहेगा, तो प्लस वाला वैल्यू प्लस में और माइनस, अब दूरियां समान है तो वैल्यू समान हो जाएगी। जब वैल्यू समान हो जाएगी तो आपका दोनों परस्पर निरस्त हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? परस्पर निरस्त हो जाएंगे। इसको थोड़ा तेजी से देख लेंगे हम लोग, वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो इसको देखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों माइनस Q प्लस Q से मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों माइनस Q प्लस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यह द्विध्रुव परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में रखा है। यहां माध्य लिखा है, माध्यम लिखा है, माध्यम में रखा है, स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर इसकी निरच्छी रेखा पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का जोड़ करके मान आएगा। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रूट होता है तो रूट स्क्वायर लगा दो, तो स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये दोनों दूरियां बराबर हैं, AP बराबर BP, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आगे के स्टेप को देखेंगे। अब क्या देखना है? आगे देखना है आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। आवेश कौन सा है? प्लस Q। तो प्लस Q के कारण जो विभव होगा उसका मान क्या होगा? प्लस Q के कारण जो विभव होगा तो उसका मान 1/4πε0 K Q/r² प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये प्लस Q के कारण है। इसी प्रकार माइनस Q के कारण यहां पर माइनस चिन्ह लग जाएगा। यहां क्या लग जाएगा? माइनस चिन्ह लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस चिन्ह लग जाएगा। तो माइनस चिन्ह लग जाएगा तो सूत्र क्या आ जाएगा? वही आएगा, बस केवल माइनस Q आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव अदिश राशि है, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। ये सूत्र प्लस में ही रहेगा, सूत्र क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। लेकिन यहां पर जो वैल्यू जब रखेंगे V1 प्लस V2 तो ये वाला पोर्शन प्लस का, और यहां पर प्लस चिन्ह लगा है लेकिन ये यहां पर माइनस लगा होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इनको दोनों को हम जब जैसे दोनों बराबर हो जाएंगे और माइनस का है तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पूर्णतः निरस्त हो जाएगा। तो वैद्युत विभव जो हो गया क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो निरच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। निरच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, देख लेंगे जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए। एक छोटी सी डेफिनेशन और रह रही है, फिर सेकंड। चलिए अब इसको सेकंड स्टेप में हम लोग हल करेंगे।